हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड एग्रीकल्चर क्लास 12th का जो है लेक्चर 3 पढ़ेंगे। उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर का पढ़ेंगे आज लेक्चर 3। इसमें क्या है, आज पढ़ेंगे केला। केला का साइंटिफिक नेम क्या है? मूसा इक्विनेटेक्स मूसा बल्बूसियाना कोल्ला जो है इसका साइंटिफिक नेम या बोटनिकल नेम जिसे हम कहते हैं वो हो गया। तो आज जो है केला पढ़ेंगे। तो केला म्यूसेसी कुल का एक प्रमुख फल है, मुख्य रूप से उष्ण जलवायु का फल है। ट्रॉपिकल फ्रूट है जो है क्या है? केला है ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप। और उत्पत्ति स्थल दक्षिण पूर्व एशिया या भारतीय उपमहाद्वीप है जो है इसका उत्पत्ति स्थल है। ये दोनों में से कोई हो सकता है। केला भारत में बड़े पैमाने पर होता है। केला उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। भारत केला उत्पादन में पहले नंबर पर है, हमको पता होना चाहिए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल एवं बिहार आदि प्रमुख राज्य है क्या होता है, यहाँ पे केला उत्पादन अधिक होता है। उसके बाद केला बहुत ही पौष्टिक फल है। ठीक है, केला क्या है? बहुत ही पौष्टिक फल है। इसमें मुख्य रूप से फास्फोरस, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। केले के पौधे का मुख्य तना भूमिगत होता है जिसे प्रकंद कहते हैं। केले का मुख्य तना जो क्या होता है? भूमिगत होता है जिसे प्रकंद कहते हैं। मिट्टी एवं जल अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में हो। दोमट अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होना चाहिए और दोमट मिट्टी होना चाहिए जिसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में हो। पीएच कितना होना चाहिए? पीएच 4.5 से 7.5। और तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होना चाहिए। प्रभेद इसका कौन कौन होगा? पक्के रूप में प्रयोग मालभोग, चिनिया, जिननाइन, अल्पान। जो केला होता है दो तरह का होता है, एक पक्का के रूप में और सब्जी के रूप में जो होता है कच्चा उपयोग होता है। तो पक्का रूप में कौन कौन होगा? मालभोग, चिनिया, जी9, अल्पान। और कच्चे रूप में नेंद्रन, मुठिया, बंथन जो है कच्चे रूप में केला का प्रयोग किया जाता है जिससे सब्जी बनता है। खाद उर्वरक नाइट्रोजन, कंपोस्ट, नीम की खल्ली, फास्फोरस, पोटेशियम जो है मुख्य उर्वरक का काम करता है। केला में बस उतना ही था। अब कुछ पढ़ेंगे आज मृदा के बारे में, कुछ चीज़ें जानेंगे। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, मैंने बोला था बीच बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसे मैं डिस्कस कर दूंगा, पिछले वाले चैप्टर हो या कहीं का भी। तो आज पढ़ेंगे क्षारीय मृदा के गुण। क्षारीय मृदा कैसे होता है, उसका गुण क्या होता है, कैसे जानेंगे कि मृदा जो है क्षारीय है। ये पूछता है क्षारीय मृदा के गुण बताने के लिए आपको बताना पड़ सकता है। दो पूछता है मान लीजिए, तो कैसे बताया जाएगा? तो निम्न गुण वाली जो मृदा होती है क्षारीय मृदा कहलाती है। तो पीएच इसका 8.5 से अधिक हो तो मृदा कैसी होगी? क्षारीय होगा। विनिमय सोडियम प्रतिशत 1.5% से अधिक होना चाहिए। मृदा संतृप्त निष्कर्ष की बीचा जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 डेसीमीटर इन्वर्स से कम, 4 डेसी पर मीटर से कम होना चाहिए जो है इसका मृदा संतृप्त निष्कर्ष। तो इसे आप ना लिखे तो चल जाएगा, दो ही पूछता है तो ये दोनों में से दोनों ही लिख लीजिएगा, काम चल जाएगा। लवणीय मृदा के गुण पीएच 8.5 से अधिक होना चाहिए। इसका भी जो है पीएच कितना होना चाहिए? 8.5 से अधिक होना चाहिए। मृदा संतृप्त निष्कर्ष की ऊंचाई भी इतना इतना होता है। विनिमय सोडियम प्रतिशत लिख दीजिए, इसको नहीं लिखिएगा चल जाएगा। ये 15 से कम होता है जो इसका विनिमय सोडियम प्रतिशत होता है। अब लवणीय क्षारीय मृदा के गुण, दोनों मृदा जो है उसके मिलने से, और यहाँ पे एक गलती हो गया है, 8.5 से यहाँ पे कम है और यहाँ पे 8.5 से अधिक है। क्षारीय मृदा में 8.5 से अधिक है और लवणीय मृदा में 8.5 से कम है। और लवणीय क्षारीय मृदा के बारे में गुण के बारे में जानेंगे तो पीएच इसका 8.5 से कम ही होता है। मृदा संतृप्त निष्कर्ष की जो ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। विनिमय सोडियम प्रतिशत केवल 15 से अधिक होता है, विनिमय सोडियम प्रतिशत। इनमें विलेय गुण लवणों के साथ साथ अविलेय कार्बोनेट्स भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। ये अलग हो गया टॉपिक। ठीक है, विलेय लवणों के साथ साथ अविलेय कार्बोनेट्स भी पर्याप्त में मात्रा में होते हैं। अब आगे पढ़ेंगे मृदा सुधारकों के नाम। भौतिक सुधार में भौतिक सुधार क्या क्या होगा? तो भौतिक एवं यांत्रिक क्रियाएं, इन क्रियाओं द्वारा मृदा में उपस्थित हानिकारक लवणों का उन्मूलन किया जाता है। साथ ही साथ क्षारीयता के विस्तार को भी नियंत्रित किया जा सकता है भौतिक नियंत्रण से। ठीक है, भौतिक सुधार से लवणों को खुरच कर भी मृदा को सुधारा जा सकता है। मृदा की ऊपरी सतह पर एकत्रित लवणों की भुरभुरी सफेद परत को सुरज कर एवं एकत्रित करके प्रभावित क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है। यह कार्य कम उपयोगी एवं अधिक खर्चीला होता है। ये उपयोगी कम होता है और खर्चीला बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वाला ऊपर वाला आसान है। रासायनिक सुधार, जिप्सम और गंधक से रासायनिक सुधार इसका होता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद है जल निकास का महत्व एवं उनकी विधियाँ। जल निकास का भी महत्व बहुत है और विधियाँ भी पूछा जाता है। जल प्रबंधन में जितना महत्व सिंचाई का है उससे किसी भी अवस्था में जल निकास का महत्व कम नहीं है। सिंचाई के अभाव में हो सकता है कि उपज का कोई 1% कम हो जाए, पर जल निकास के अभाव में पूरी फसल जो होता है क्या होगा? देखते देखते नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुछ फसलें जैसे मक्का, अरहर, आलू, गेहूँ इत्यादि जल जमाव से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। मक्का, अरहर, आलू जो है बहुत अधिक प्रभावित होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है मक्का सॉरी कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो मक्का, अरहर, आलू और गेहूँ जो है बहुत जल्दी प्रभावित होता है जल से। सब्जियों पर भी इसका काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, सब्जियों पर भी पहुँचता है। रबी या जायद मौसमों की अपेक्षा खरीफ मौसम में जल निकास का अत्यधिक महत्व है। रबी या जायद के मौसम में खरीफ मौसम में जल निकास की महत्व है अधिक। इसलिए खरीफ फसलों में खेती की तैयारी के समानांतर जल निकास का भी प्रबंधन कर लिया जाना आवश्यक माना जाता है। तो जल निकास का प्रबंधन कर लेना चाहिए खरीफ मौसम में, आपको पता होना चाहिए। और विधियाँ क्या क्या है? जल निकास की विधियाँ, दो विधियाँ है, सतही जल निकास, अंतः जल निकास। अगर पूछेगा दो विधियाँ बताइए तो ये दोनों लिख दीजिएगा, पूरी ड्रेस में नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं।
फुल डिटेल्स में पूछा तो इसका पहले वाला जो मैंने बताया उसे भी याद करके रखिएगा, वहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। बाकी ये सब आपकी मर्जी है, करे या ना करे। और दोस्तों को शेयर जरूर करिए, क्योंकि अगर वो भी ट्वेल्थ का पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास शेयर करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।